नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्विंट इंग्लिश, द क्विंट हिंदी और ब्लूमबर्ग क्विंट पर राजपथ। मैं हूं संजय पुगलिया और आज हमारे खास मेहमान हैं फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब। सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहला सवाल ये है सर आपसे कि कोविड के बारे में जो ओवरऑल एनालिसिस है वो हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि आप फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर रहे हैं तो आपकी जो इंसाइट्स हैं स्टूडेंट्स को लेके, उनकी पढ़ाई का एक साल बर्बाद ना हो जाए उसको लेके, स्कूल और कॉलेजेस के बारे में जो इश्यूज हैं उसको लेकर के, तो सबसे पहले मैं आपके थॉट्स उस पर जानना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स इससे कोप अप कैसे करें। देखिए, ये बहुत एक गंभीर सिचुएशन है क्योंकि स्टूडेंट्स की पढ़ाई में एक बाधा सा आया है और आज के दिन हमारे पास जो कनेक्टिविटी है वो सारे देश में तो फैली नहीं हुई। अगर कनेक्टिविटी होती तो क्लासेस भी हो सकते थे, और जो हमारा फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क है वो आज तक जो 250 ग्राम पंचायत में पहुंचना चाहिए था और लास्ट मिनट कनेक्टिविटी होनी चाहिए थी, जो शुरुआत हमने 2014 से पहले की थी, उसको 6 साल हो गए, वो आज तक कंप्लीट नहीं हुई। तो जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हम साधन और जिसका सहारा हम ले सकते थे, वो आज ग्राउंड पे रियलिटी नहीं है। तो हम आईटी का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, और बिना क्लासेस के कोई इम्तिहान देना भी बड़ा मुश्किल है। तो कोई ना कोई ऐसा फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि लॉकडाउन के बाद अगर स्कूल्स में क्लासेस पूरे तरीके में और आईआईटी वगैरह में हो सके तो उसके बाद इम्तिहान होना चाहिए। आप जो कह रहे हैं वो तो सरकार की बात है, लेकिन काफी कुछ ये काम चूंकि प्राइवेट सेक्टर में होता है, भले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल हो या पढ़ाई का, तो वहां भी आप मान रहे हैं कि ये सब कमियां हैं? नहीं, ये प्राइवेट सेक्टर का प्रोजेक्ट है ही नहीं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस हैं वो कोशिशें कर रहे हैं और बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो तो खैर कुछ चंद कॉलेजेस में होगा, वो ज्यादा कॉलेजेस में हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कि ये कुछ सिलेक्टिव एरिया में, शहरों में हो जाएगा, पूरे देश में पढ़ाई को स्मूथ ढंग से चला पाना पॉसिबल नहीं है? शहरों में भी सभी जगह पे नहीं होगा, सभी कॉलेजेस में नहीं होगा, क्योंकि वो फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क अभी पूरी तरीके से एफिशिएंटली चल ही नहीं सकता। जी जी जी। तो ये तो एक बड़ा गंभीर मामला है। तो अभी ऐसे हालात में इसको कैसे फिक्स किया जा सकता है, क्योंकि फ्यूचर का सवाल है, एक साल वेस्ट ना हो, वो क्या कर सकते हैं हम लोग? नहीं, देखिए, जहां हिंदुस्तान में कोर्ट्स नहीं चल रही, अदालतें नहीं चल रही, लोगों के मुकदमों के फैसले नहीं हो रहे, तो अगर ये स्थिति बाकी देश में है तो शिक्षा में भी ऐसा ही होगा कि थोड़ा डिले करना पड़ेगा। जी, तो ये अजम्पशन फिर गलत नहीं होगा कि हाँ, शायद बड़ा काम चलाऊ सा साल या ज्यादातर बच्चों का एक साल एक प्रकार से एक एकेडमिक साल गैप ईयर जैसा हो जाएगा? बिल्कुल 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 सही कहा आपने। और ये मतलब कि अगर मई 23 को लॉकडाउन उठ जाता है और उसके बाद स्कूलों में लोगों को जाने की अनुमति मिलती है, तो फिर क्लासेस दोबारा से कुछ क्लासेस इकट्ठी ली जा सकती हैं ताकि लोग बच्चे इम्तिहान दे सकें, इंटरेक्शन शुरू हो जाए। लेकिन अदरवाइज नहीं। ये मुझे मुश्किल लग रहा है सर कि अभी 3 मई के बाद भी जो प्योर पब्लिक स्पेसेस हैं, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मंदिर, इस तरह के सार्वजनिक जगहों पर क्राउड का इकट्ठा होना, मेरा ख्याल अभी 3 मई के बाद भी नहीं हो पाएगा। नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन ज्यादा देर चल भी नहीं सकता, नहीं तो बच्चों के एक साल बर्बाद हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। अगर स्कूल में, देखिए ऐसा है, प्रॉब्लम ये है, आज के दिन अगर लॉकडाउन लिफ्ट भी हो जाता है तो होगा क्या कि हिंदुस्तान में लाखों लोगों की संख्या में लोग एसिम्प्टोमेटिक है, मतलब कि अगर उनको वायरस है भी, कोरोना वायरस है भी, उनको ये नहीं मालूम कि उनको है कि नहीं, कि उनको बुखार नहीं है, उनको खांसी नहीं है। और हम विश्व में देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। तो उस स्थिति में स्कूल में
कोर्ट्स में, अस्पताल तो खैर जाना ही पड़ता है, बाकी जगह में लोग अगर चले जाएं तो फिर वो एक डेंजर रहेगा कि लोगों को कहीं कोरोना वायरस हो ना जाए, और अगर तादाद ज्यादा बढ़ गई तो हमारे पास ज्यादा साधन भी नहीं है। बिल्कुल। तो ये स्लो डाउन कहिए, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व कहिए या डिले करिए, ये अभी चलेगा कुछ वक्त तक। हाँ हाँ बिल्कुल, ये अगर ये देखिए, डिले हो सकता है, ये स्लो डाउन मुश्किल हो, स्लो डाउन नहीं होगा, अल्टीमेटली वे बढ़ेगा। तो अब बात करते हैं सर, आपका एक मैंने बयान पढ़ा, आपने कहा कि सरकार जो है वो एडहॉक कदम उठा रही है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, सरकार ने तो कदम देर से उठाए। दोनों बात सही नहीं हो सकती इस कॉन्टेक्स्ट में कि दूसरे देशों की तुलना में ऐसा लग रहा है कि भारत में सख्ती जो है वो कुछ काम आ रही है, और काफी हद तक इन्फेक्शन कर्व को बहुत एक्सपोनेंशियल गति से न बढ़े, उसको रोकने में हम कामयाब हुए हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं है आज के दिन। अगर आप किसी देहात में चले जाइए और कोई बीमार है, तो अगर वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जाता है और कहता है कि मैं बीमार हूं, वहां अस्पताल भी नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कोरोना वायरस है या नहीं? अभी हाल ही में पंचकूला में जो वेबसाइट दिखा रही है पंचकूला में कि लेकिन वहां सिर्फ 14 लोग को कोरोना वायरस है, लेकिन अभी प्राइवेट अस्पताल में 160 लोगों की भर्ती हुई है। तो अगर वेबसाइट 14 दिखा रही है, वो प्राइवेट अस्पताल में जो कोविड अस्पताल कहलाया जाता है पंचकूला में ही, वहां 160 लोग भर्ती हैं, तो फिर या तो 14 गलत है या 160 गलत है। तो इस समय हमारे पास कोई डेटा नहीं है। इस समय जितनी टेस्टिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई। इस समय हमारे पास साधन नहीं है। तो ये कहना कि लॉकडाउन की वजह से ये फ्लैट आउट हुआ है या कम हुआ है, ये इस समय आप कह नहीं सकते। सरकार का दावा जरूर है, लेकिन वो आंकड़ों के आधार पे नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री जी उस दिन भाषण में कहा कि अगर हम लॉकडाउन नहीं करते तो आज के दिन 8 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो जाता। अब ये 8 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो जाता, ये प्रधानमंत्री जो कहां से पता चला? कौन सा डेटा, कौन सा फॉर्मूला कहता है कि 8 लाखों को हो जाता अगर लॉकडाउन नहीं हम करते? तो प्रधानमंत्री जी को कैसे पता है? कोई ऐसा कर्व तो है नहीं, फॉर्मूला तो है नहीं, कोई डेटा तो है नहीं। तो सरकार जो मर्जी कहती रहे, रियलिटी ये है कि ग्राउंड पे हमें ये नहीं मालूम कितने लोगों को है, कितने लोग एसिम्प्टोमेटिक हैं। और आज के दिन तो अमेरिका में भी टेस्टिंग इक्विपमेंट पूरी तरह से की तादाद में नहीं है। जी, मास्क चाइना से ले रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास वो है नहीं इक्विपमेंट, और वो तो हमें मालूम है कि नहीं है। ये फिक्र तो बिल्कुल सही है। दूसरा, इन सारी चीज़ों को ठीक करने के इरादे से ही सरकार की जो कोशिशें हैं, उसके बावजूद आपने ये भी कहा है कि हालांकि हम लोग नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में अभी वो इन्फोर्स्ड है, तभी आपने कहा है कि सरकार के पास कोई नेशनल प्लान नहीं है। उसमें आर्गुमेंट ये है कि आफ्टर ऑल हेल्थ जो है वो राज्यों का विषय है, एग्जीक्यूशन सारा राज्यों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर राष्ट्रीय जो सरकार है, केंद्र जो सरकार है, उसका काम गाइडेंस का है, गाइडलाइंस का है, एहतियात करने का है, वार्न करने का काम है, वो सरकार बखूबी कर रही है। देखिए, ये जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, ये ऐसा एक कानून है जिसमें ये लिखा है कि अगर कोई भी केंद्र का कानून हो, चाहे वो राज्य का कानून हो, ये कानून लागू होगा। राज्य के कानून और केंद्र के बाकी कानून लागू नहीं होंगे। मतलब कि इसका एक ओवरराइडिंग इफेक्ट है, और ये एक धारा 72 में लिखित है। दूसरी बात यह है कि इस कानून के अंतर्गत जैसे भी कोई ऐसी आपदा हो जाए तो एक नेशनल प्लान बनना जरूरी है, और उस नेशनल प्लान के अंतर्गत इस कानून में लिखा हुआ है कि क्या क्या करना होगा नेशनल प्लान के अंतर्गत। पहली बात, अगर कोई शेल्टर होम आपको बनाना है तो वो शेल्टर होम कैसा होगा, उसमें अगर खाने का साधन होना चाहिए, मिनिमम स्टैंडर्ड्स खाने के कितने होंगे, मिनिमम स्टैंडर्ड शेल्टर होम के क्या होंगे, उसमें राज्य सरकारों को क्या करना चाहिए, ये सारी गाइडलाइंस नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत दी जाती हैं। साथ साथ में अगर कोई बिजनेस खत्म हो जाए और लोन्स की वापसी की बात हो, वो भी इसमें लिखित है कि डिजास्टर के नेशनल प्लान के अंतर्गत लोन को डिफर भी किया जा सकता है।
और जो बिजनेस को क्या साधन देने होंगे वो भी इसमें लिखित है। तो ये सारा काम नेशनल प्लान के अंतर्गत होना चाहिए। साथ साथ में स्टेट प्लान भी होने चाहिए और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट प्लान भी होने चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, डिस्ट्रिक्ट सरकार इकट्ठा बैठे तय करे कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है। ये ऐसा नेशनल प्लान कोई आज तक बना नहीं है। क्यों नहीं बना? क्योंकि जब 24 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि 4 घंटे में लॉकडाउन हो जाएगा, और ये सभी मानते हैं और वो भी जानते हैं कि किसी सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, और ये सारा नेशनल प्लान सरकारों के साथ बातचीत करके इसको तय करना है। ये बात मैं मानता हूं कि आज के दिन एक इमरजेंसी है, और इस कानून में ये भी लिखा है कि इमरजेंसी में प्रधानमंत्री जी कुछ अपने कदम उठा सकते हैं। लेकिन ये जो वुहान में हुआ और जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ऐलान कर दिया जनवरी के आखिर में कि ये एक पैंडेमिक है, तो ये ऐलान तो 24 मार्च को हुआ। तो जनवरी से लेकर 24 मार्च तक हमारी सरकार को एक नेशनल प्लान बना लेना चाहिए था। लेकिन 12 या 13 मार्च को इसी सरकार ने कहा कि ये तो कोई हेल्थ इमरजेंसी है नहीं, और अगर 12-13 मार्च को ये हेल्थ इमरजेंसी है नहीं तो 24 मार्च को लॉकडाउन कैसे हुआ? इसका मतलब ना कहीं इस सरकार ने ऐसा नहीं सोचा कि यहाँ कोई आपदा हो सकती है, और इसीलिए देरी हो गई, और इसीलिए प्रधानमंत्री जी को ऐसा कदम उठाना पड़ा। जैसे डिमोनेटाइजेशन में प्रधानमंत्री जी ने तुरंत ऐलान कर दिया, ऐसे ही प्रधानमंत्री जी ने 24 मार्च को ऐलान कर दिया। इनको नेशनल प्लान में ये सोचना चाहिए था कि अगर ऐसा ऐलान करेंगे तो हमारे जो लेबर फोर्स है, माइग्रेंट्स है, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे बेचारे? और आज के दिन लाखों की तादाद में, अभी एक रिपोर्ट आई है अजीज प्रेम जी की इंस्टीट्यूट से, वो रिपोर्ट कहती है कि 96% लोग माइग्रेंट को आज के दिन सरकार की ओर से कोई साधन नहीं मिल रहे। 96%। जो लोग साधन दे रहे हैं वो कौन से लोग हैं? गुरुद्वारा, जो हमारे मंदिर हैं, जो एनजीओ हैं, जो आम आदमी है, वो तो माइग्रेंट की सुरक्षा कर रहा है, और जहां सरकार है वो बिल्कुल विफल है। ये स्थिति है। बिल्कुल। इसमें सरकार का जो अप्रोच है उसको लोग यूं परिभाषित कर रहे हैं कि पहले लाइफ, फिर लाइवलीहुड और उसके बाद इकोनॉमी, क्योंकि बहुत लोग कह रहे हैं कि आइदर और नहीं हो सकता, सारे काम साथ करने पड़ेंगे। आप सरकार की इस अप्रोच में क्या दिक्कत पाते हैं कि जहां सबसे पहले जिंदगियों को बचाने पर फोकस किया जाए, और जो आपने माइग्रेंट वर्कर्स का जिक्र किया, बिल्कुल सही बात है कि एंटिसिपेट करना चाहिए था, लेकिन थोड़ा लेट के बाद जो कोशिशें शुरू हुई, क्या उससे वो संभला नहीं है? नहीं, वो संभल भी नहीं, देखिए संभल भी नहीं पाएगा। क्यों? हुआ क्या कि जो लोग वहां बैठे हुए हैं, पुलों के नीचे बैठे हुए हैं, शेल्टर होम में हैं, जहां साधन नहीं कुछ मिल रहे, वो क्या सोच रहे हैं? वो आज के दिन कह रहे हैं कि देखिए, आप लोग तो घरों में बैठे हुए हैं, मैं तो आपसे आईटी से बातचीत कर सकता हूं, अगर आपके बच्चे कहीं और हैं तो आप फोन द्वारा उनसे बात कर सकते हैं। हमें तो ये नहीं मालूम कि हमारे परिवार में क्या हो रहा है, हमारे बच्चों को क्या हो रहा है। उनके पास अगर 2 हफ्ते और 3 हफ्ते का साधन है तो वो बेचारे क्या करेंगे? अगर हमने मरना ही है तो हम घर जाना चाहते हैं। ये उनके मन में बातें चल रही हैं। इसीलिए लोग सूरत में बाहर आ गए, इसीलिए लोग बांद्रा में बाहर आ गए, इसीलिए कि बाकी जगह भी उत्तर प्रदेश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि जान की सुरक्षा बहुत अहम है, हाँ, और जान की सुरक्षा करना चाहिए, बस सोच समझ के करनी चाहिए। अगर आप उस समय नेशनल प्लान के द्वारा 2 दिन दे देते लोगों को अपने घर जाने का, तो ये आपदा आपके सामने नहीं आती। पहली बात तो ये जी। और दूसरी बात ये है कि आज के दिन कहीं कभी ना कभी तो आपको उनको वो राहत देनी पड़ेगी। कितने दिन तक ये सहेंगे? ये इसमें देर की कोई वजह हो नहीं सकती, क्योंकि गरीब जनता को ठीक से रखना ये तो किसी भी सरकार का सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, जिम्मेदारी के नाते भी और पॉलिटिकल जरूरत के नाते भी। फिर क्यों आप कहते हैं कि इसमें कभी न कभी राहत देनी होगी? देर क्यों करेंगे? कोई नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो देर ऐसी नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से कोई ना कोई प्लान इनका बनना चाहिए, कोई स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए, स्पेशल बसेस चलनी चाहिए, कोई इंतजाम करना चाहिए कि इनको किसी वजह से, और उनको सबको टेस्ट करना चाहिए। जो ट्रेन में चढ़ेंगे उनको टेस्ट करना चाहिए।
कि भाई उनको कोई बीमारी है या नहीं। आज के दिन भी अगर वो एसिम्प्टोमेटिक है तो आज के दिन भी वो वायरस फैल सकता है। कौन रोक सकता है उस वायरस को फैलने के लिए? तो सरकार पहले ये समझाए कि ये जरूरत इस समय उनको रखने की क्या है, क्योंकि ऐसा मैं आपको एक और बात बताता हूं, इसकी वजह से क्या हुआ है कि सारी इकोनॉमी, ये तो जान की तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हमारी इकोनॉमी इस स्तर तक पहुंच गई कि जो हमारे छोटे छोटे इनफॉर्मल सेक्टर में जो उद्योग हैं, जो एमएसएमई सेक्टर है, अगर वो सब खत्म हो गए, एनबीएफसी में डिफॉल्ट आ गया, तो फिर इकोनॉमी आगे आर्थिक स्थिति का होगा क्या? जी। ये तो एक बहुत गंभीर सामने हमारी बात सामने है। तो दोनों चीजें इकट्ठा करना चाहिए, बट सोच समझ के करनी चाहिए। आज के दिन तो कोई प्लान है नहीं। मेरी जो 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 मैं बात आपके सामने रखना चाहता हूं, जनता को बताना चाहता हूं कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी के पास आज के दिन भी कोई ऐसा प्लान नहीं है। आज के दिन क्या हो रहा है कि सारी नोटिफिकेशन होम मिनिस्ट्री के द्वारा दी जा रही है। मतलब कि ये सारा काम होम मिनिस्ट्री को सौंप दिया जा रहा है। तो फिर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का क्या मतलब है? ये तो बिना एक्ट के द्वारा भी आप कर सकते हो कि होम मिनिस्ट्री को कह सकते हो कि आप जो करना चाहो आप जारी करो। लेकिन जरा ये समझाएं इसमें क्या फर्क है, क्योंकि अगर वो होम मिनिस्ट्री से रूट हो रहा है, जो जिनसे राज्यों से बात की जाती है वो मिनिस्ट्री है, वो रूट है, तो एनडीएमए में क्या कोई दूसरा प्रोविजन है? एनडीएम में कहते हैं ना एक नेशनल प्लान है, को मिनिस्ट्रीज नेशनल प्लान के द्वारा काम करेंगी। और अगर नेशनल प्लान है ही नहीं तो मिनिस्ट्री काम कर रही है, तो फिर तो मिनिस्ट्री काम करे। फिर इस कानून की जरूरत क्या है? ये कहने का मतलब है। समझा। एक बात और, आपने अभी जिक्र किया जुडिशरी का, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं, और आपने ये भी कहा कि टेस्ट में दिक्कत आ रही है, तो उसमें कोर्ट ने ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, और इस अप्रोच पर मैं सवाल उठा रहा हूं, बाद में अमेंडमेंट की बात हुई शायद उसमें, वो ये कि प्राइवेट सेक्टर, मतलब ये फ्री में किया जाएगा टेस्ट जो है। अब प्राइवेट सेक्टर की मदद के बिना हो नहीं सकता, प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे तो फ्री में कैसे होगा? ये तो बिल्कुल मतलब नो ब्रेनर है। जुडिशरी का जो अप्रोच रहता है इस तरह के बड़े मुद्दों पर, क्या वो किसी अपनी दुनिया में है, उनको दिखता नहीं कि आसपास क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली तो बात जो आपने इसका जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि अगर टेस्ट हो गए तो प्राइवेट सेक्टर फ्री करेगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर क्यों फ्री करे? और ये जुडिशरी को ऐसी बात करनी नहीं चाहिए थी। उनको सुनना चाहिए था कि प्राइवेट सेक्टर की राय क्या है, और उसके बाद उन्होंने फैसला करना चाहिए। लेकिन ये अच्छी बात है कि आज के दिन उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। और लेकिन एक और इससे भी गंभीर मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, आपके द्वारा देश के सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि जो भी वहां बिजनेसेस हैं, कोई भी बिजनेस हो, उनको सैलरी महीने के महीने देनी होगी। ठीक है जी। अच्छा, नाउ अगर आप अमेरिका में देखो कि अगर कोई ऐसी डायरेक्शन है तो 80% सैलरी सरकार देती है, कॉम्पेंसेट करती है। जी। इस कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये क्योंकि ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार ये कह सकती है कि आप सैलरी दो और हम आपको कॉम्पेंसेट करेंगे, ये तो सरकार कह सकती है। लेकिन ये सरकार नहीं कह सकती कि आप सैलरी देते जाओ चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, क्योंकि हर एक बिजनेस की एक अलग स्थिति होती है। आम जनता का ये एक कर्तव्य है कि अपने भाई बहनों की मदद करें। ये हमारा कर्तव्य बनता है, आपका कर्तव्य बनता है, और जितना वो हो सकता है उनको करना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा आप डायरेक्शन आप देते हो तो इसमें और कठिनाइयां आ सकती हैं। और ये इस कानून में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। ये कानून क्या कहता है, एक और बात आपको बता दूं कि इस कानून के अंतर्गत सेक्शन धारा 46 द्वारा एक नेशनल रिस्पांस फंड होना चाहिए। नेशनल रिस्पांस फंड, तो ये जो प्रधानमंत्री जी ने पीएम केयर फंड बनाया है, ये इससे अलग है। और जो पीएम केयर फंड है वो भी रिस्पांस फंड है। वो पीएम केयर भी कहता है कि हम भी जो हम लोगों को मुश्किलें आ रही हैं उनको हम दूर करेंगे। और यही काम तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट धारा 46 के द्वारा होना चाहिए।
तो ऐसा फंड के क्यों क्रिएट किया जा रहा है, वो भी एक ट्रस्ट के द्वारा। फिर एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड का प्रावधान है धारा 47 द्वारा, जी। इसका कोई जिक्र ही नहीं है। हम्म। और ये भी इसमें लिखा है कि अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आप पार्लियामेंट बुलाकर कानून पास कीजिए और एलोकेशन कीजिए पैसे की, क्योंकि आप टैक्स लगा सकते हो, आप सेस लगा सकते हो, आप जी। टैक्स बढ़ा भी सकते हो, लेकिन आप अपना पैसा तो लगाओगे नहीं और प्राइवेट सेक्टर को कहोगे, चाहे उसकी स्थिति हो या नहीं हो, कि आप अपना पैसा खर्च करो। ये कौन सा कानून हुआ? जी। ये नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बहुत गंभीर इशू है। बिल्कुल। एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, वो ये कि जुडिशरी भी ऑनलाइन काम करने की कोशिश कर रही है। जुडिशरी के बारे में सबको पता है कि करोड़ों करोड़ केसेस हमेशा ही पेंडिंग रहते हैं, कितना भी हम लोग इस पर आंसू बहा ले, कुछ होता नहीं है। ऐसी परिस्थिति में जबकि यहाँ पर न्याय जल्दी मिलना सबकी बड़ी ज़रूरत है, बड़े बड़े स्टेक उस पर लगे होते हैं, क्या ये रिमोट ऑनलाइन प्रोसीडिंग से काम चल जाएगा, या ये एक सतही चीज है और बहुत बड़ी सफरिंग होगी जिनको अदालत से न्याय चाहिए उनके लिए? ये सफरिंग तो होगी, क्योंकि इसके आज के दिन हमारे पास कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है कि सारा काम ऑनलाइन हो सके, और कुछ हद तक होना भी नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, जो इमरजेंट मैटर हैं, जो जिनमें जनता को तुरंत राहत चाहिए, वो ऑनलाइन शायद हो सकते हैं, लेकिन इसको वक्त लगेगा। आहिस्ता आहिस्ता ये हमारा काम करने का ढांचा तो हमें बदलना पड़ेगा, और लेकिन अगर हम सोचें कि कल बदल जाएगा, तो वो संभव नहीं है। उस पे वक्त लगेगा और हमें सब्र दिखाना चाहिए, और इस आपदा को हमें मिलजुल कर हमें इसका सामना करना है। और सरकार को भी मुश्किलें हैं और प्राइवेट सेक्टर को भी मुश्किलें हैं। अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर की सुने और आम जनता की सुने तो काम आराम से निपट जाएगा। और अगर अपनी सरकार है, अपने फैसले खुद ब खुद लेते जाएं बिना किसी से बातचीत करते हुए, तो फिर ये स्थितियां हमारे सामने जरूर आएंगी। एक बात और समझना चाहूंगा, क्योंकि आपको प्राइवेट सेक्टर, कानून और इन्वेस्टमेंट वगैरह के बारे में भी आपका बहुत दखल है, टेलीकॉम सेक्टर में भी आपने काफ़ी काम किया है, इसलिए पूछना चाहता था। वो ये कि अब लोग कह रहे हैं कि अभी पैसा बचा के रखने की जरूरत है सरकार के लेवल पर, देखना होगा कि स्टिमुलस पैकेज कब और कैसे दिया जाए। दूसरी राय है कि दुनिया के अमीर देश अपनी जीडीपी का 5%, 10%, 20% तक कमिट कर रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए पैसे की, किसी भी कारोबार को उसके कारण डिसरप्ट नहीं होना चाहिए। भारत का जो इस वक्त हाल है, उसमें आप कौन सी राय के हैं कि 2% जीडीपी वाला स्टिमुलस पैकेज या 10% प्लस वाला स्टिमुलस पैकेज? देखिए, मेरी इसमें थोड़ी सी राय अलग है, क्योंकि हमारी बाकी देशों से तुलना हमें करनी भी नहीं चाहिए। आज के दिन अमेरिका में 17 मिलियन लोग अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पैकेज चाहते हैं। हमारे देश में लगभग मैं समझता हूं कि 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपये महीने से कम कमाते हैं जी। 80 करोड़। अगर 80 करोड़ की आप तुलना कीजिए, तो अगर आप अमेरिका की सारी पॉपुलेशन और यूरोप की सारी पॉपुलेशन ले लीजिए, फिर भी वो 80 करोड़ नहीं आती। ठीक है, इतने गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों को हमें राहत देनी पड़ेगी, और इस सिचुएशन में हमें पैसा देना पड़ेगा। हमें डेफिसिट फाइनेंसिंग का इस समय, फिस्कल डेफिसिट का कोई फिस्कल डेफिसिट का घबराहट नहीं होनी चाहिए। हमें तुरंत पैसा, चाहे हमें प्रिंट क्यों ना करना हो, हमें वो तुरंत पैसा 10,000 रुपया हर परिवार में। अब हमारे पास थोड़ा बहुत तो हमारे पास डेटा है, जनधन योजना के अंतर्गत, आधार के अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत हमारे पास वो डेटा है। तुरंत 5 से 10,000 रुपया तुरंत तुम्हें पहुंचाना चाहिए हमें। स्टिमुलस पैकेज बाद में देखी जाएगी। फिलहाल जनता को ये विश्वास हो जाए कि सरकार हमारा ख्याल रख रही है, बिल्कुल। तो 10,000 रुपया तुरंत पहुंचाना चाहिए। उसके बाद सोचना है कि क्या, क्योंकि ये जो स्टिमुलस पैकेज है, ये केवल गरीब आदमी के लिए नहीं होगा, ये स्टिमुलस पैकेज बिजनेस के लिए भी होगा। तो वहां क्या स्टिमुलस पैकेज देना है? आज के दिन ये क्या सोच रहे हैं कि हम
हम बैंक्स को कहेंगे कि आप को हम अनुमति देते हैं कि आप क्रेडिट ज्यादा दीजिए, पैसा ज्यादा, लोन ज्यादा दीजिए, बट लोन लेने के लिए कौन तैयार है? आज के दिन कोई लोन लेने के लिए तैयार नहीं। क्यों नहीं तैयार? क्योंकि कोई बिजनेस नहीं। क्यों नहीं बिजनेस? क्योंकि ऑर्डर्स नहीं। ऑर्डर्स क्यों नहीं? कि विश्व में एक मंदी का माहौल है और देश में मंदी का माहौल है। ऑर्डर इसलिए भी नहीं कि हमारे पास लेबर भी नहीं, लेबर आएगी नहीं। तो इस स्थिति में क्या स्टिमुलस पैकेज हो, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले गरीब आदमी को राहत मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, आपका ठीक कहना है कि गरीब के हाथ में पैसा देके कंजम्पशन का चक्र चलाएं तो बात प्रोडक्शन पर आएगी और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी पिक करेगी। सर, इस बातचीत के लिए आपने बहुत गहराई से अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर, धन्यवाद।